यूट्यूब चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, टीचिंग मेथड के अंतर्गत पूर्व में क्लास 1 हो चुकी है। अब आज हम इस क्लास में संस्कृत भाषा कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, संस्कृत भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एल, नंबर 2 एस, नंबर 3 आर, नंबर 4 डब्लू। एल मतलब होता है लिसनिंग, मतलब श्रवणम। एस मतलब होता है स्पीकिंग, भाषणम। और आर मतलब होता है रीडिंग, पठनम। और डब्लू मतलब होता है राइटिंग, लेखनम। तो आपको इनके क्रम इसी प्रकार से याद रखने हैं, एल एस आर डब्लू। पूर्व कई परीक्षाओं में इनके क्रम पूछ लिए गए हैं, तो आपको सावधानीपूर्वक इनको याद रखना है और इनका क्रम जमाना आपको आना चाहिए। एल एस आर डब्लू इस ट्रिक्स के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। और यदि आप संस्कृत में जब वहाँ देने जा रहे हैं तो संस्कृत का जो पेपर होगा टीचिंग मेथड के अंतर्गत रिट में, तो वहाँ आपको इंग्लिश वर्ड नहीं मिलेगा। तो आपको कुल मिला के संस्कृत वर्ड आपको याद रखना है, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। लेकिन आप इनको जैसे लिसनिंग मतलब सुनना, तो सुनने को आप श्रवणम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं और इनके क्रम को आप अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों, बात करें अगर इन कौशलों के उद्देश्य की, तो प्रत्येक जो कौशल होते हैं उन सभी का एक उद्देश्य होता है। अब जैसे हम श्रवण कौशल की बात करते हैं, तो श्रवण कौशल का उद्देश्य है श्रुत्वा अर्थग्रहणम। क्या होता है? श्रुत्वा अर्थग्रहणम। यह श्रवण कौशल का क्या है? उद्देश्य है। बात करें हम भाषण कौशल की, तो भाषण कौशल का उद्देश्य होता है मौखिक अभिव्यक्ति। क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब हम मुख से बोल सके, इसे हम कहते हैं भाषण कौशल। और भाषण कौशल का उद्देश्य ही क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति है। और पठन कौशल जो है उसका उद्देश्य है पठित्वा अर्थग्रहणम। पढ़ करके हम अर्थ ग्रहण कर ले, यह पठन कौशल का उद्देश्य है। और लेखन कौशल का उद्देश्य होता है लिखिताभिव्यक्ति। लिख करके हम किसी चीज़ को बता सके, कह सके या अपनी भावनाओं को प्रकट कर सके लिखित रूप में, तो उसे हम कहते हैं लेखन कौशल। और लेखन कौशल का उद्देश्य ही है लिखिता अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, या लिख करके हम अभिव्यक्त कर दे, बता दे। और दोस्तों, अब जो थर्ड स्टेप है, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जैसे श्रवण जो कौशल है उसका उद्देश्य तो आपने याद कर लिया, श्रुत्वा अर्थग्रहणम है, आपने पढ़ भी लिया। लेकिन यदि श्रवण कौशल का संबंध पूछा जाए तो किस विज्ञान से है? तो इसका संबंध है ध्वनि विज्ञान से। मतलब पहले के जो 2 कौशल है, श्रवण और भाषणम, जो कौशल है श्रवणम कौशलम, भाषणम कौशलम, दोनों कौशलों में क्या करना है आपको? भाषण कौशलम, इन दोनों में क्या करना है आपको? ध्यान रखना है ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। और पठन और लेखन जो कौशल है दोनों ही लिपि विज्ञान से संबंधित है। तो ये थे आपके 4 कौशलों की बेसिक जानकारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम एक एक कौशलों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कौशल है श्रवण कौशल। क्या है? श्रवण कौशल। श्रवण कौशल की यदि उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य हमने पूर्व में पढ़ लिया है, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। क्या है? श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, यह श्रवण कौशल का उद्देश्य है। अब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, केवल सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है। हम किसी को सुन रहे हैं और केवल सुन ही रहे हैं तो वह श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि हमें क्या करना पड़ता है? ध्यानपूर्वक सुनकर वक्ता के आशय, वक्ता का जो आशय है, कहने का मतलब है, उसको हम ग्रहण कर ले। ग्रहण करना ही क्या होता है? श्रवण कौशल होता है। श्रवण कौशल का अर्थ होता है कि हम किसी के केवल सुनना ही नहीं है, किसी के कहे हुए वाक्य को, किसी के कहने को हम सुनेंगे, या वक्ता कुछ कह रहा है तो उसको हम जब सुनेंगे तो उसका आशय ग्रहण करना श्रवण कौशल का उद्देश्य है।
और भाषा का श्रवण प्राय श्रवण के माध्यम से ही होता है। भाषा का जो श्रवण है प्राय श्रवण के माध्यम से ही होता है, मतलब श्रवण कौशल के माध्यम से ही होता है। अतः इस क्रिया में श्रवणेंद्रियों का अत्यधिक महत्व होता है। हमारी जो श्रवणेंद्रिय होती है उसका अधिक महत्व होता है। कौन से कौशल में? श्रवण कौशल में श्रवणेंद्रिय जो होती है उनका अधिक महत्व होता है। श्रवण कौशल में कुछ बाधाएं हैं, हम उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। श्रवण कौशल की जो बाधाएं हैं, वक्ता द्वारा तीव्रता से शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट, तेज या बहुत धीरे, मतलब वक्ता द्वारा तीव्रता से यदि उच्चारण किया जाता है तो हमें सुनने में बाधा उत्पन्न होती है, बाधा आती है। यदि वक्ता अस्पष्ट बोलेगा तो भी हमें श्रवण में बाधा आती है, बाधा उत्पन्न होती है। या तेज बोलता है या बहुत ही धीरे बोलता है, हमें सुनाई नहीं देता है, तो ये सभी श्रवण बाधाएं होती है। और यदि तुतला करके बोलता है वक्ता तो भी हमें श्रवण में बाधा होती है। और स्खलित मतलब कोई अक्षर छूट जाता है, अचानक कुछ बोलता है तो वह भी क्या है, श्रवण बाधा में ही आती है। श्रोता का ध्यान सुनने की बजाय और कहीं होना, श्रोता यदि उसका ध्यान कहीं और है और बैठा हुआ है शारीरिक रूप से, तो वहाँ उसका ध्यान नहीं होने के कारण भी क्या होता है, श्रवण में बाधा उत्पन्न होती है, बाधा आती है। और श्रोता का बहरा होना, यदि श्रोता बहरा है तो भी क्या होता है, श्रवण में बाधा आती है, उसे सुनाई नहीं देता है और इससे श्रवण बाधित होता है। श्रवण कौशल के विकास के तत्व, श्रवण कौशल के विकास के तत्व हैं। वक्ता के प्रति श्रद्धा, श्रवण कौशल का विकास कब होगा, जब वक्ता के प्रति श्रद्धा होगी। कोई वक्ता कुछ कह रहा है तो उसके प्रति सुनने वाले की यदि श्रद्धा होती है तो श्रवण कौशल का विकास होता है। या विषय का रुचिकर होना, यदि विषय रुचिकारक है तो भी क्या होता है, श्रवण कौशल का विकास होता है। वक्ता के संप्रेषण की शैली और वक्ता के कहने की जो शैली है, हाव भाव है, उससे भी श्रवण कौशल का क्या होता है, विकास होता है। ये तो था प्रथम श्रवण कौशल। अब हम दूसरे कौशल पर बात करेंगे, उसका नाम है भाषण कौशल और इसका उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति। इस भाषण कौशल का उद्देश्य है अपने आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों का संगठित प्रयोग किया जाना ही भाषण कौशल कहलाता है। हमारा कोई आशय है, अपना जो आशय है उस आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों को कहना ही क्या होता है, भाषण कौशल कहलाता है। छात्रों को भाषण कौशल की शिक्षा प्रारंभ से ही देनी चाहिए। क्या करना चाहिए, छात्रों को भाषण कौशल की शिक्षा जो है वो प्रारंभ से ही देनी चाहिए। उच्चारण स्थानों का ज्ञान भी होना चाहिए, उच्चारण स्थानों का हमें ज्ञान प्रदान करना चाहिए। निरंतर संभाषण पर बल देना चाहिए। संभाषण मतलब बातचीत करना, बोलना, उस पर हमें क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए। शब्दों का उच्चारण करना मात्र ही भाषण कौशल नहीं है। भाई शब्द का उच्चारण कर लिया तो उच्चारण करना ही भाषण कौशल नहीं है, बल्कि उनका शुद्ध उच्चारण करना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करना ही भाषण कौशल है। अब नंबर तीसरे कौशल की बात करते हैं, पठन कौशल। पठित्वा अर्थग्रहणम, इस कौशल का उद्देश्य है पठित्वा अर्थग्रहणम। छात्र पढ़कर ही अर्थ का अन्वेषण करता है। कोई भी छात्र यदि पढ़ता है तो पढ़ करके ही अर्थ का क्या करता है, ज्ञान करता है, अन्वेषण करता है। श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। श्रवण की अपेक्षा, सुनने की बजाय
पढ़ने से अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो सुनने की बजाय यदि हम पढ़ेंगे तो हमें अधिक ज्ञान की प्राप्ति पढ़ने से होती है, न कि श्रवण करने से। पठन कौशल में ध्वनि का ज़्यादा महत्व है। पठन कौशल जो है उसमें किसका ज़्यादा महत्व है? ध्वनि का ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे तो शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए। ध्वनि का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उद्देश्य गति लय पूर्वक उच्चारण सामर्थ्य संपादन। और इस कौशल का उद्देश्य है कि गति लय पूर्वक उच्चारण सामर्थ्य संपादन। समान गति से पढ़ने का सामर्थ्य। समान गति से पढ़ने का सामर्थ्य इस पठन कौशल का उद्देश्य है। यदि हम लगातार पढ़ेंगे तो समान गति से पढ़ना सीख जाएंगे। भावों के अनुकूल शब्दों में यति देकर तथा अभिनय पूर्वक पठन करना। भावों के अनुकूल, जैसा शब्द उस वाक्य का भाव है तो उसी के अनुकूल शब्दों में क्या करनी चाहिए? यति दे करके या अभिनय पूर्वक पठन करना चाहिए। इस पठन कौशल का यह उद्देश्य है और निष्कर्ष ग्रहण करना पठन कौशल का उद्देश्य है। अब पठन कौशल की बात करें तो पठन कौशल के दो भेद हैं। दो प्रकार से पठन होता है, सहस्वर पठन होता है और एक मौन पठन होता है। पठन के दो भेद हैं, सहस्वर पठन और मौन पठन। सहस्वर के अंतर्गत तीन भेद आते हैं, आदर्श वाचनम, अनुकरण वाचनम और समवेत वाचनम। ये तीन वाचन होते हैं, तीन पठन होते हैं जो सहस्वर के अंतर्गत आते हैं। और पठन का जो दूसरा भेद है मौन पठन, इस मौन पठन के अंतर्गत सामान्य मौन पठन, गंभीर मौन पठन और द्रुत मौन पठन, ये तीन भेद हैं। तो इस प्रकार से पठन को सहस्वर और मौन पठन दो भागों में बांटा गया है। और सहस्वर पठन को तीन भागों में, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन, और मौन पठन को भी तीन भागों में बांटा गया है, सामान्य मौन पठन, गंभीर मौन पठन और द्रुत मौन पठन। इस प्रकार से तीन भागों में बांटा गया है। पठन कौशल के जो सोपान हैं उनको भी आप याद रखें कि इसके जो सोपान हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 आदर्श वाचन, नंबर 2 अनुकरण वाचन, नंबर 3 मौन वाचन, नंबर 4 पुनः वाचन। ये जो पठन कौशल है उसके सोपान है। क्या है? सोपान है। तो आपको क्रम से याद रखने हैं। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन और पुनः वाचन। और आदर्श जो वाचन है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है और बाकी जो तीनों वाचन है, अनुकरण वाचन, मौन वाचन और पुनः वाचन, ये सब तीनों छात्रों के द्वारा किया जाता है। पठन कौशलाभिवृद्धि विषयकः विधय। पठन कौशल के अभिवृद्धि के लिए जो विधियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। नंबर 1 जो विधि है अक्षरबोध, वर्णबोध या वर्ण समामनाएं। यह विधि है जो कि पठन कौशल को बढ़ाती है, पठन कौशल की विधि है। और यह विधि जो है अक्षरबोध, वर्णबोध या वर्ण समामनाएं, इन नामों से जानी जाती है। अक्षरबोध कह दो या वर्णबोध कह दो या वर्ण समामनाएं कह दो, ये तीनों अक्षरबोध, वर्णबोध, समामनाएं बोध एक ही नाम है। इसकी एक ही के अलग अलग नाम है। अक्षरबोध कह दो या वर्णबोध कह दो या वर्ण समामनाएं कह दो। और यह जो विधि है अक्षरबोध, यह सबसे प्राचीन विधि है। क्या है? सबसे प्राचीन विधि है। और इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले वर्णमाला में एक एक वर्ण का ज्ञान करवाया जाता है या ज्ञान प्राप्त किया जाता है। किसमें? अक्षरबोध में। फिर धीरे धीरे दीर्घतर शब्दों का पठन किया जाता है। पहले तो वर्ण का ज्ञान दिया जाता है और वर्ण के बाद में शब्दों का पठन किया जाता है। और फिर शब्द यदि आ जाते हैं तो उसके बाद में वाक्यों का पठन किया जाता है। और इसको इस प्रकार डायग्राम के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। वर्ण, पद और वाक्य। पहले वर्ण का ज्ञान प्रदान किया जाता है,
फिर उसके बाद में पद का और उसके बाद में वाक्य का। पद को हम शब्द भी कह सकते हैं, ठीक है। वर्ण, पद और वाक्य, इस प्रकार से यह क्रम रहता है। और यह किस विधि का क्रम है? अक्षरबोध विधि का क्रम है। पठन कौशल के अंतर्गत दूसरी पद्धति है पद पद्धति। चित्रों के माध्यम से शब्दों का ज्ञान। चित्रों के माध्यम से शब्दों का ज्ञान किस पद्धति में प्रदान किया जाता है? तो वह है पद पद्धति विधि के अंतर्गत। पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। पद पद्धति जो विधि है वह पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए क्या है? उपयोगी है। देखो और पढ़ो विधि है। पद पद्धति में क्या होता है? देखो और पढ़ो, ये भी आता है। अब हम अगली पद्धति की बात करें तो वाक्य पद्धति है। और इसमें क्या होता है? पूरे वाक्य को वाक्यों के आधार पर पठन होता है। अगली विधि है कथा पद्धति। और इसमें क्या होता है दोस्तों? सुनी हुई कथा को भाषा के माध्यम से सरल शब्दों में सुनाया जाता है। कथा पद्धति में क्या होता है? कोई कहानी सुनी हुई है तो उसे हम सरल भाषा में क्या करते हैं? सुनाते हैं या सुनाया जाता है, तो वह कथा पद्धति कहलाती है। और वाक्य छोटे छोटे होते हैं। कथा पद्धति में क्या होता है? वाक्य छोटे छोटे होते हैं और पद परिचित होते हैं। जो पद होते हैं वो परिचित होते हैं। कथा संबंधित चित्रों का भी प्रयोग करें, मतलब इस पद्धति में कथा संबंधित जो चित्र है उनका भी प्रयोग किया जाता है। अब है लेखन कौशल। हमने अब तक 2 कौशल पढ़े हैं, श्रवण भाषण पठन, और ये लेखन कौशल है। अंतिम कौशल है ये चौथे नंबर का। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, 3 की जगह 4 लिखें। श्रवण भाषण पठन लेखन कौशल, तो ये इसका उद्देश्य है पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति। पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति यह भाषा कौशलों का अंतिम कौशल है। क्या है? अंतिम कौशल है। और इस कौशल के अंतर्गत भावों को लिपिबद्ध करने का स्थायित्व प्रदान करना। मतलब इस कौशल का जो उद्देश्य है वो क्या है? भावों को लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करना, मतलब स्थायी रख देना, ठीक है। पढ़े हुए को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। कोई चीज़ पढ़ी है उसको हम लिख करके अभिव्यक्त कर सकते हैं। यह लेखन कौशल के द्वारा किया जाता है। लेखन कौशल की कुछ विधियां हैं जो उसके विकास के लिए काम आती है। उसमें सबसे पहली है दृष्ट लेखन विधि, जिसे हम जैकार्ट विधि या जैकार्टोट विधि भी कहते हैं। दृष्ट लेखन विधि अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण करके छात्र लिखता है। दृष्ट लेखन विधि जो है या जैकार्ट विधि है, जैकार्टोट पद्धति है, उसमें क्या किया जाता है? अध्यापक द्वारा जो लिखे गए शब्द है उनका अनुकरण करके छात्र क्या करता है? उनको देखे देख नकल करता है, लिखता है। जैसा लिखा हुआ है उसके अनुसार शब्दों को बनाने का प्रयास करता है। आपने प्रारंभिक कक्षा के बच्चों को देखा होगा, जो कक्षा 1 में या प्री प्राइमरी में पढ़ रहा है, तो वह बच्चा जब स्कूल जाता है तो कोई मैडम जब पढ़ाती है तो जिस प्रकार से उसने अक्षर यदि गलती से गलत अक्षर बना दिया तो उसी अक्षर को वह गलती लिखेगा। यदि हम घर पर उसे सही अक्षर बता रहे हैं तो सही नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि वह उसकी क्या है? वह उसकी गुरु है, ठीक है। तो उसके कहने के अकॉर्डिंग उसके शब्द लिखा हुआ जो शब्द है उसके अकॉर्डिंग ही वह क्या करता है? बनाता है, उसको लिखता है। तो इस प्रकार से अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों का क्या करता है? अनुकरण करके छात्र लिखता है। और यह पुस्तक में देख करके अभ्यास करता है। पुस्तक में देख करके पुस्तक में जैसा लिखा हुआ है उसको उसी के अनुसार वह क्या करता है? लिखने का अभ्यास करता है। और अशुद्धियाँ कम होती है। दृष्ट लेखन जो विधि है इसमें क्या होता है कि देख करके लिखा जाता है, तो इसमें अशुद्धियाँ कम होती है। क्यों? क्योंकि पहले से लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, उसकी यदि वह देख करके लिख रहा है तो अशुद्धि कम होती है, मतलब होने का चांस ही नहीं है। कोई बाय मिस्टेक हो जाए तो अलग बात है, नहीं, जो लिखा हुआ है वो देख करके उसको लिख लेता है, तो अशुद्धियाँ बहुत ही कम होती है। विराम चिन्ह आदि का ज्ञान भी हो जाता है। देख करके जब किसी चीज़ को देख करके लिखता है तो विराम चिन्ह जहाँ प्रयोग किया जाता है या किए गए हैं उनको ऐसे कि ऐसे वहाँ लिख लेता है, तो उनका ज्ञान भी साथ में हो जाता है। श्रुतलेख विधि,
श्रुतलेख विधि है अध्यापक के पदों या वाक्यों को सुन करके लिखना। अध्यापक बोलता है और छात्र उसे सुन करके अपनी कॉपी में लिखता है, यह है श्रुतलेख विधि। अध्यापक मध्यम गति से वाचन करे। श्रुतलेख में क्या होता है कि अध्यापक मध्यम गति से वाचन करे, जिससे बच्चे अच्छी तरह से सुन ले और उनको अच्छी तरह से वो लिख सके। वाक्य या पद पाठ्य पुस्तक से ही हो। वाक्य या पद जो हो वो पाठ्य पुस्तक से होने चाहिए। विराम चिन्हों को नहीं बोले। विराम चिन्हों को नहीं बोलना चाहिए, बल्कि छात्र उनको समझने का प्रयत्न करे। उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के लिए यह जो विधि है वो श्रेष्ठ है। अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। अक्षर स्वरूपानुकरण विधि लेखन की विधि है। पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। वर्कबुक में छपे हुए वर्णों की बिंदुमाला पर पंक्तियों के द्वारा जुड़ाव करके वर्णों का लेखन। जो वर्कबुक होती है उसमें डॉट 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 शब्दों का बनावट रहती है, उसे हम क्या करते हैं, वो बच्चे उसके ऊपर पेंसिल चलाते हैं और लिखना सीखते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। और यही जो विधि है उसका नाम है अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। सर्वाधिक रुचिकर पद्धति है और यह जो पद्धति है वो सर्वाधिक रुचिकर पद्धति है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।